सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 198 198 को आज पढ़ने जा रहे हैं। और मित्रों, निरंतर आपसे हम प्रति कक्षा में यही निवेदन करते रहते हैं कि आप इस कक्षा को अधिक से अधिक संस्कृत के पाठकों तक पहुंचाइएगा। जिस भी पाठक के पास में पहुंचेगी उसको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि महर्षि पाणिनि की परंपरा के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। और आप सभी अपना सहयोग हमें निरंतर देते रहें, जिससे हम निश्चिंत होकर के इस कार्य में लगे रहें, हमको कोई दूसरा कार्य ना ढूंढना पड़े। ठीक है, तो इसलिए जितना हमारी निश्चिंतता रहेगी उतना ही हम आपके लिए और अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे। चलिएगा, आगे चलते हैं। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ये सूत्र मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, ध्यान देंगे। कृत तद्धित समासाश्च, और इसके ऊपर का जो सूत्र था अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये कल दो सूत्र पढ़ाए थे मैंने, सरल है, कुछ नए नहीं थे, क्योंकि पहले भी बहुत बार आपको हमने पढ़ा दिया है इनको। ठीक है, तो ये दोनों संज्ञा सूत्र थे, प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। ठीक है, आइएगा अब इससे आगे का सूत्र हम पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, सूत्र है आपका ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये वास्तव में कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। क्या है ये? ये वास्तव में विधि करता है, ये कुछ कार्य का विधान कर रहा है, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। ठीक है, और इसको ये पूरे शास्त्र में लगेगा, कहीं पर भी आवश्यकता होगी वहां लग जाएगा ये। ठीक है, तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य पदच्छेद ह्रस्वाः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, नपुंसके सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, प्रातिपदिकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। सरल है। ठीक है, ह्रस्व आपको पता ही है, एक मात्रिक जो होता है वो ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है, त्रिमात्रिक प्लुत होता है। एक मात्रिक अर्थात जितने समय में पलक एक बार झपके उतने समय में उच्चारित होने वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? ह्रस्व होता है। ठीक, और ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत ये किसके नाम है? ये स्वर के नाम है। स्वर माने अच के, व्यंजन के नहीं है, स्वर के हैं। नपुंसके, नपुंसके लिखा है तो नपुंसक लिंग में। ठीक है,
और प्रातिपदिक लिखा हुआ है, प्रातिपदिक से तो प्रातिपदिक संज्ञा आपने पहले समझ ली है प्रातिपदिक क्या होता है, ठीक है। बस अब थोड़ा कार्य करना आइए। कहते हैं कि अर्थ नपुंसक लिंगेर्थे वर्तमानम यत प्रातिपदिकम तस्य ह्रस्वो भवति, ठीक है। क्या नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग अर्थ में वर्तमान यत प्रातिपदिकम, जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द, जो कैसा शब्द ऊपर माने अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा जिसकी हुई है अथवा कृतद्धित समासाश्च से हुई है उसकी, ऐसे प्रातिपदिक को क्या हो जाता है, उसको तस्य माने उसका ह्रस्वः भवति, ह्रस्व हो जाता है। अब ये नहीं बताया कि कहां पर होगा, बीच में होगा, आगे होगा, अंत में होगा, तो उसके लिए क्या है, अलो अंत्यस्य से अंतिम वर्ण को होता है, किसको होता है, अंतिम को, और किसको होता है, स्वर को होगा। तो आगे बता रहे अत्र, अत्र माने यहां, अचश्च इति परिभाषा सूत्रमुपतिष्ठते, ये अचश्च कैसा सूत्र था, परिभाषा सूत्र, माने पूरे शास्त्र में कहीं पर भी कार्य लगेगा तो पूरे कर देगा झट से, तो वो सूत्र यहां पर आ जाएगा झट से। जैसे ही रस्व करने लगेगा तो कहेगा किसको रस्व होता है, अच को, अच माने स्वर को, तो वो सूत्र यही सूत्र इसके साथ में बैठ जाता है, इसके बगल में। भाई चलो मैं बताता हूं क्या करना है। तेन अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति, तेन फिर क्या हो जाता है, अजंत, अजंत का अर्थ हो गया वास्तव में येन विधिस तदंतस्य, ठीक है। अजंत माने ह्रस्व किसको होगा, अच को होगा, वो अब क्या है, अजंत होना चाहिए, तो तेन क्या है, तेन अजंतस्य प्रातिपदिकस्य माने अजंत प्रातिपदिक होना चाहिए। तो एक कौन सा सूत्र लगा, येन विधिस तदंतस्य, फिर उसमें भी किसको होगा, अलो अंत्यस्य माने अंतिम अल को होगा। तो वो तीन सूत्र लगेंगे इसके साथ में, अचश्च येन विधिस तदंतस्य और अलोन्त्यस्य, ये तीन सूत्र लगेंगे, ठीक है। तो उसको ह्रस्व होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अजंत माने अच अंत में जिसके ऐसा प्रातिपदिक होना चाहिए और प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए, उसके अलो अंत अंतिम वर्ण जो अच है उसको ह्रस्व होता है। ह्रस्व किसको होगा, दीर्घ होगा तभी होगा, और साथ में क्या होना चाहिए, नपुंसक लिंग को कहने के लिए वर्तमान होना चाहिए वो प्रातिपदिक, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण में आ जाइए। उदाहरण है अतिरिकुलम, अतिनुकुलम या अतिनुकूलम, ये सिद्धियां पहले भी आपको करा दी गई हैं, ठीक है। पहले ये आपको सूत्र हमने हल्का सा पढ़ाया था, तब ये आपको कम समझ में आया होगा, पर आप पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सिद्धि दिखा देते हैं आपको, क्या है, यहां पर बता रहे हैं कि सिद्धि 1:1:47 में जाकर के देखे, वहां पर कराई थी, अभी बता देंगे, ठीक है। आइएगा दिखा देते हैं आपको, पहले सिद्धि में घटा लेते हैं। ये एच घ्रस्वादेशे, ठीक है, ये भी लगेगा इसमें, ये साथ में एच घ्रस्वादेशे, ये लीजिए। अतिरिकुलम, अतिरिकुलम का अर्थ होता है जिस कुल ने धन का उल्लंघन कर दिया है, ऐसा कुल। तो ये कुल क्या, अतिरि, अतिरि ये क्या है, नपुंसक लिंग में, ये भी नपुंसक लिंग में, तो ये भी, ये विशेष से विशेषण है, तो ये दोनों शब्द कैसे है, नपुंसक लिंग में।
तो अब क्या, अतिक्रांतम रायम यत कुलम अतिरिकुलम, ठीक है, अतिक्रमण कर दिया है जिस कुल ने। ये सारी चीज यहां पर आपने देखा कि रई, अलौकिक विग्रह में रई अम अतिशु, यहां समास हुआ था अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, और कृत समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ गया, तो क्या बन गया आपका, आतिराई, ठीक है जी, ये बन गया आतिराई। अब अतिरई बना दिया। अब ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग को कहने के लिए यहां पर आया, कुल को कहने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, नपुंसकलिंग है, और कृतधित समासाश्च से इसकी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा है तो समास है। समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है, नपुंसकलिंग में है क्योंकि इसका विशेषण है। तो ये है रई। तो अब क्या है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसकलिंग में वर्तमान है, प्रातिपदिक है, तो इसको ह्रस्व हो जाएगा। अचश्चा, और ये न विधिस तदंतस्य अलो अंत्यस्य लग करके, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब इसका तो ह्रस्व होता ही नहीं है। यहां आपको बताया था कि अचश्च से अजंत नपुंसक लिंग ए आई को ह्रस्व प्राप्त हुआ, परंतु एच के, एच माने ए ओ आई औ, इन चार वर्णों के ह्रस्व होते ही नहीं है। तो ह्रस्व वर्ण होते ही नहीं है, उसे क्या है, ह्रस्व। तब हम लगाने लगे स्थानांतरतमा। क्या लगाने लगे, स्थानांतरतमा। स्थानांतरतमा, स्थान मिलाने लगे। तो स्थान किसका मिलेगा, तो परिभाषा के अनुसार ए आई के स्थान में कंठ आ तथा तालव्य ई दोनों प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें कंठ भी है तालु भी है, कंठ भी है तालु भी है। तो और क्या है, ये कंठ वाला है और ये तालु वाला है, ठीक है। तो कौन सा हो, इस प्रकार, इसी प्रकार से ओ औ के स्थान में भी कंठ आ और उ प्राप्त होते हैं। तो वो तो अलग है, यहां पर तुम नहीं कर रहे। तो क्या हुआ, ये आ और ई प्राप्त हुए, तब क्या है, तब एच घ्रस्वादेशे, ये पहले पढ़ा दिया आपको, ये तो एच घ्रस्वादेशे एच ग्रस्वादेश ने कहा कि यदि एच के स्थान पर ह्रस्व करना है तो उसको क्या हो जाता है, इक होता है ह्रस्व। तो इक करके इक में क्या है, उसको आई को ई हो जाएगा, क्या है, ह्रस्व ई होगा, ठीक है। तो ई हो करके अब इसको क्या हुआ, ह्रस्व हो गया, तो आई को ई ह्रस्व हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अतिरी। अब ये नपुंसकलिंग में स्वादित्पत्ति कर लीजिए, सु आ गया, स्वमोर नपुंसकात से, इसका नपुंसकलिंग से उत्तर सु और हमको लुक हो जाता है, प्रत्यय से लुक्षुलुपा, तो आतिरिकुलम बन गया ये, ठीक है। इसी प्रकार से आतिनुकुलम, यहां पर भी आप घटा लीजिएगा, आतिनुकुलम, नावम अतिक्रांतम यत कुलम आतिनुकुलम, ठीक है। तो यहां पर औ था ये अंत में, ठीक है। को नौ है, नौ, यहां पर मैंने आपको विग्रह दिखा दिया था। यहां विग्रह आपका कैसा रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगी, ठीक है। आते तू और नौ, ऐसा कीजिएगा, यहां क्या, नौ नौ और अम ऐसा आएगा, ठीक है, और आती सु, ये आ गया, ठीक है। नौ अम आती सु, ये तो क्या है, या पूर्व समास आदि होकर के उपसर्जन पूर्व से पूर्व में आकर के क्या बन जाएगा आपका, ऐसा बन जाएगा, अ ती नौ, ठीक है।
अब ये नपुंसकलिंग में वर्तमान है तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य पूर्वक लगा लीजिएगा, और ए च ग्रस्वादेश लग करके सारे सूत्र नऊ को औ को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आते नु, और स्वादि उत्पत्ति करके सु आएगा, उसका लुक हो जाएगा इससे समूर नपुंसकात, तो आते नु बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको पहले बता दिया था, अब तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ इसी सूत्र का यही प्रयोजन है कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है उसको अंतिम वर्ण क्या होता है, उसका ह्रस्व हो जाता है, बस इतना ही प्रयोजन है। तो ये तो आपको सिद्धि दिखा दी। ठीक है, तो ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया, इसको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। जब भी कभी हम बोलेंगे ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, तो आपको यही अर्थ समझना है कि नपुंसक लिंग अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है उस अजंत, तो उसका अंतिम जो वर्ण होगा वो यदि दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व करना ही नहीं है, दीर्घ है तो उसको ह्रस्व कर देंगे बस, और वो ह्रस्व स्थानांतरमा आदि लग करके हम कर देते हैं, एच ग्रस्वादेश यहाँ आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये अतिनुकूलम और अतिनुकूलम दो उदाहरण आपके मैंने सिद्ध कर दिए। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। आगे है, ये भी विधि सूत्र है, आइएगा। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीय प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 48वां सूत्र है। आइएगा, पदच्छेद देखिएगा। गोस्त्रियोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तम, उपसर्जनस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम, समासः गौश्च स्त्रीच गोस्त्रियौ तयोः गोस्त्रियोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। क्या कह रहे हैं मित्रों, गौश्च स्त्रीच माने गौ, गौ का ये माने गौ और स्त्री, अभी बताएंगे स्त्री क्या है। ये दोनों शब्दों का फिर द्विवचन में क्या बनेगा, स्त्री का स्त्रिय बनता है, स्त्री स्त्रिय स्त्रिय, तो गो स्त्रिय बन गया। ठीक है, समास हो करके, और तयो हो गो स्त्रियो हो, कौन सा समास हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें ह्रस्वाः और प्रातिपदिकस्य। ठीक है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है, ह्रस्वाः और प्रातिपदिकस्य, ऊपर वाले सूत्र से। आइएगा, अब अर्थ देख लीजिएगा जल्दी से। अर्थः उपसर्जन गो शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्तान्तस्य च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। ठीक है, कहते हैं कि उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक माने गो शब्द अंत में है जिसके, और वो उस माने समूह में समास में जाएगा। गो शब्द जिस समास के अंत में है और उस समास में वो कैसा है, उपसर्जन संज्ञक, कैसा है, उपसर्जन उसकी संज्ञाएं हैं। इससे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, ऐसे गो शब्द को, और स्त्री वहां पड़ा हुआ था, स्त्री, स्त्री का अर्थ है स्त्री प्रत्ययांत शब्द, क्या, स्त्री प्रत्यय वाला शब्द, तो क्या कहते हैं, उपसर्जन। और वो क्या होना चाहिए, स्त्री प्रत्ययांत शब्द उपसर्जन हुआ वो समास के अंदर,
समस्त पद के अंदर, और वो अंत में हो, तो कैसे? ऐसे पूरे प्रातिपदिक का क्या हो जाता है? अंतिम जो अक्षर होता है वो ह्रस्व हो जाता है। क्या हो जाता है? ह्रस्व। समझ में आ गया? ये वास्तव में मुख्य रूप से समास के अंदर ही लगता है। कहां लगता है? समास के अंदर लगता है। तो समास के अंदर आपको ये देखना है कि जहां पर गो शब्द अंत में है परंतु उपसर्जन संज्ञक है, और स्त्री प्रत्यांत कोई भी शब्द है समास के अंत में है और वो उपसर्जन संज्ञक है। किससे उपसर्जन संज्ञा हो रही है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, तो उन गो शब्द को और स्त्री प्रत्यांत शब्द को क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। बस सरल है। आइएगा उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण, गो शब्दांत, गो शब्द का अंत में है जिसका उसके चित्र गोहो, शबल गोहो। स्त्री प्रत्यांत, स्त्री प्रत्यांत का देखिएगा, निष्कौशाम्बी, निर्वाराणसी। ये उदाहरण तो आपको हमने सिद्ध कर ही दिए थे। ये तो उसके एक विभक्ति चापूर्व निपाते हैं, उसी के हैं, उससे भी उपसर्जन संज्ञा होती है। और अति खट्वाह, अति मालाह। चलिएगा पहले आपको दिखा देता हूं, ये वाले देखते हैं, ये तो सिद्धि आई नहीं, इनको कर लेते हैं। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे, पहले यहां देख लीजिएगा। उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक तथा उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। यहां माने सूत्र में स्त्री शब्द से स्त्रियां मन 4 1 3 के अधिकार में कहे गए टाप, डाप, चाप, गीप, गीश, गीन, ये स्त्री प्रत्यय लिए गए हैं, न कि स्त्री शब्द लिया गया है। ये मैंने आपको समझा दिया है। स्त्री माने स्त्री प्रत्यांत शब्द। चलिएगा अब सिद्धि देख लेते हैं इसकी। ये सूत्र है आपका स्त्री प्रत्यय बताने के लिए, बता देता हूं आपको। ये चौथा अध्याय है, यह प्रथम पाद में ये सूत्र है स्त्रियां, यहां। ठीक है, यहां से लेकर के आगे कुछ सूत्रों से प्रत्यय कहे गए हैं। कहीं टाप का है, कहीं गीप का है, कहीं गीश का है। ये आगे यहां पर ये सारे स्त्री प्रत्यय हैं। ठीक है, यहां तक ये सारे स्त्री प्रत्यय हैं, यहां तक 75 तक। तो ये सारे स्त्री शब्द से ग्रहण हो रहे हैं, माने ये सारे प्रत्यय आ जाएंगे स्त्री शब्द से वहां। ठीक है, तो ये स्त्री प्रत्यय बताए गए हैं। चलिएगा सिद्धि पर चलते हैं। चित्रगुः, चित्रा गावः, गावो यस्य सः चित्रित सः चित्रगुः, ऐसा है। ठीक है, अलग अलग चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः। चित्रित माने चित्तकवरी गाय हैं जिस व्यक्ति की, उसको बोलते हैं चित्रगुः। माने चित्तकवरी गाय हैं जिस ग्वाले की, उस ग्वाले को बोलते हैं चित्रगुः। पहले प्राचीन समय में ऐसे ही बोला जाता होगा, जिसकी चित्तकबरी गाय है उस ग्वाला को बुलाना है तो चित्रगुः बोलते होंगे उसको। ठीक है, कहते हैं चित्त, ये तो अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह चित्र जस गो जस। ठीक है, अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र से क्या हुआ? समास हो जाता। अनेक मन्य पदार्थे क्या हो जाता है? ये कहता है अनेकम पदम सुबंध समर्थम सुबंतम अन्य पदार्थे विद्यमानम परस्परम समस्यते। माने
यदि अन्य पदार्थ को मैं कहने के लिए अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक शब्द हैं हों और वो किसी अन्य को कह रहे हों, तो उन सभी शब्दों का क्या हो जाता है? समास हो जाता है। क्या हो जाता है? समास हो जाता है। अब आप देखेंगे, हाँ अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको सूत्र दिखाता हूं मित्रों। ये है सूत्र आपका, ठीक है। ये सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थ है 2-2-24, ठीक है। ये 2-2-24 में वहां समास किया गया है। समास का अर्थ देख लीजिएगा, मोटा मोटा दिखा देता हूं, जो फिर तो वहीं पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अर्थ क्या है इसका? अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। ठीक है, बहुत सरल भाषा में समझा दिया मित्रों। कहते हैं अन्य पदार्थ में, अन्य पदार्थ का अर्थ होता है जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं उनसे भिन्न, माने उन पदों का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ को उन शब्दों के द्वारा कहा जा रहा हो तो, ठीक है। तो क्या है? अनेक माने एक से अधिक सुबंत, माने जो शब्द होते हैं आपस में विकल्प करके समास को प्राप्त हो जाते हैं और वो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आप आइएगा आगे, ये लीजिएगा, देखिएगा। चित्रगु का क्या अर्थ है? चित्रगु का अर्थ है चित्तकवरी गाय है जिसकी। यहां पर दो शब्द है, एक चित्र शब्द है और एक गो शब्द है। परंतु जब इसका समास हो रहा है तो ना तो चित्र को चित्तकवरी को कहा जा रहा है, ना गाय को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? वो है जिसकी। तो यही अन्य पदार्थ है, माने जिन शब्दों का समास कर रहे हैं उससे भिन्न का बोध हो रहा है हमें समास करने के बाद, इसलिए अनेक अन्य पदार्थ से क्या हुआ? समास हो गया। कृतद्धित समासाश्च, ठीक है। कृतद्धित समासाश्च से इसकी क्या हुई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ये प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो के इसका लुक हो गया। अब आपको एक बात समझनी है कि बहुब्रीहि जो समास होता है उसमें सभी जो शब्दों का समास होता है उन सभी की उपसर्जन संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर अनेकम अन्य पदार्थ है। अनेकम ये क्या है? प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। ध्यान दीजिएगा, अनेकम जो सूत्र के अंदर पद है वो क्या है? प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। अभी बताता हूं मैं आपको, ये देखिएगा, ये अनेकम प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, प्रथमा है ये। और अनेकम शब्द का क्या अर्थ है? अनेक शब्द, अनेक शब्द। तो यहां ये प्रथमा से निर्दिष्ट होने से ये जिसको कहेगा उसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा। क्या हो गई? इन दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो गई, क्योंकि अनेकम माने अनेक पद, चाहे किसी भी विभक्ति के हो, विभक्ति से कोई मतलब नहीं है। ये अनेकम जिसको किसको कह रहा है? इनको कह रहा है। तो इन दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा होने से क्या हुआ? उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसको पूर्व में लाते हैं। अब समस्या ये आई मित्रों कि हम किसको पहले लाएं? इसको पहले लाएं या इसको पहले लाएं? दोनों की उपसर्जन संज्ञा है। बात बिगड़ रही है। या तो नंबर से लाना पड़ेगा, एक बार बनेगा गोचित्र और एक बार चित्रगु, ऐसा बन जाए तो वो गलत है, बनाना एक ही है। तो
इसके लिए महर्षि पाणिनि ने नियम बनाया कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें सारे पद कैसे होते हैं, उपसर्जन संज्ञक होते हैं। तो कौन सा पूर्व में आएगा, ये तो अव्यवस्था बन जाएगी। तो इसी के लिए कहा कि बहुब्रीहि समास में उपसर्जन पूर्वम नहीं लगता है। क्या? उपसर्जन पूर्वम नहीं लगता है। दूसरा सूत्र लगता है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। इसका अर्थ देख लीजिएगा, आ जाइएगा पहले। ये ठीक है, ये कहता है कि बहुब्रीहि समासे सप्तम्यंतम विशेषणम च पूर्वम प्रयोक्तव्यम। जो बहुब्रीहि समास होता है उसके अंदर उपसर्जनम पूर्व वाला नियम नहीं लगता है, परंतु यदि कोई सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद होगा तो वो पूर्व में आ जाता है, अथवा उन शब्दों में जो विशेषण होगा वो पूर्व में आएगा, विशेष बाद में चला जाएगा। ठीक है, माने विशेषणम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। तो यहां सप्तम्यंत तो है नहीं हमारे पास में अभी, ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है देखिएगा, ये चित्रा गावः, माने गाय, गाय कैसी है, चितकबरी। तो ये चित्र शब्द क्या है, ये गाय का विशेषण है, ये है विशेष्य। विशेष्य है, माने गाय जा रही है, कैसी गाय जा रही, चितकबरी जा रही है, विशेषण है चित्र। इसलिए सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि से बहुब्रीहि समास में विशेषणवाची चित्र शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ है, माने पूर्व में आ गया। तो क्या बनेगा, चित्र गो। ठीक है, अब देखिएगा, ये बन गया चित्र गो। बहुब्रीहि समास में सारे ही पद उपसर्जन संज्ञक होते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अतः चित्र गो उपसर्जन, माने चित्र भी उपसर्जन है, गो भी उपसर्जन है, तो गो शब्दांत प्रातिपदिक है। ठीक है, गो शब्द इसमें क्या आ गया, वो उपसर्जन भी है और अंत में भी है। तो प्रकृत सूत्र से माने ह्रस्व गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य से क्या हुआ, ये उपसर्जन गो को ह्रस्व हो गया। एच ग्रस्वादेशे परिभाषा सूत्र लग करके क्या लग हो गया, ओ को ऊ ह्रस्व हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऊ को ऊ ह्रस्व हो गया और स्वादि उत्पत्ति करके ऋतु विसर्गादि करके चित्रगोह बन गया। ठीक है, प्रयोजन आपका घट गया, यहां पर चित्रगोह में गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर भी, ये शबला गावो यस्य स शबलगो, तो बस पूरी सिद्धि वैसी ही है, माने चित्तकबरी गाय हैं जिसकी वह शबला का अर्थ भी चित्तकबरी होता है। तो यहाँ शबला है बस, कितना कुछ नहीं है वास्तव में। ठीक है, बस इतना ही है, ये माँ चित्रा था, यहाँ शबला है तो शबल रखिएगा। ठीक है, तो शबल जस और गो जस ऐसा हो जाएगा, शबल जस और गो जस, ये अलौकिक विग्रह हो गया। आप समास कर लीजिएगा, सारी सिद्धि पहले ही जैसी है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे निर्वारण से ही, निर्वारण निष्कौशाम्बी निर्वारण की सिद्धि तो हमने आपको दिखाई दी थी। यहां पर ये वाली, यहां पर भी ये क्या है, निरादया क्रांताद्यर्थे पंचम्या से समास हुआ था, और ये कौशाम्बी की एक विभक्ति चापूर्व निपाते से क्या थी, इसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा होने से क्या है, गोस्त्री और उपसर्जन से क्या हो गया था, ह्रस्व हो गया था। तो यहां पर तो इसका ई का ह्रस्व ई हो जाएगा, यहां पर नहीं लगेगा ये ग्रस्वादेश से, क्योंकि यहां तो इसका ह्रस्व होता है अपने आप में। तो क्या बन गया था आपका,
निष्कौशाम्बी, ये बन गया था निष्कौशाम्बी। ठीक है, इसी प्रकार से निर्वारण से बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें। और ठीक है, आगे था आपका अतिखट्वाः अतिमालः। चलिएगा, तो ये दो उदाहरण बचे हुए हैं, इनकी सिद्धि में आगे की कक्षा में कराऊंगा। कुछ नेट प्रॉब्लम है, इसलिए अभी यहीं पर रोकना पड़ेगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।